है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं विविध आयामी प्रतिभा के धनी अशोक आनंद जी। ये कृषक, कवि, बैडमिंटन खिलाड़ी, कई सामाजिक संस्थाओं के सदस्य होने के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी हैं। आज हम इनके कविता रूपी आयाम के बारे में बात करेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले तो हम विविध आयाम आपके हमने कहा और हम सभी आयामों के बारे में विवरण तरीके से बता नहीं सकते अपने दर्शकों को। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बताएं कि आपके कितने आयाम हैं, आपने किन पे काम किया है, और जैसा कि सामाजिक संस्था कई सदस्य हैं। किन अपने बारे में कुछ कहना तो आत्मश्लाघा होगी, सेल्फ प्रेज होगा, लेकिन जल्दी से मैं बता दूं कि हमने 1992 में अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी एक एनजीओ की स्थापना की। लगभग 30 वर्षों से उस सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यों से हम जुड़े हैं लोकहित के लिए। इसके साथ साथ हम इंटैक यानी द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज उसके भी सदस्य हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक निधि, और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बौद्ध संस्था है, पूरे दुनिया में जानी जाती है, उसके भी हम सदस्य हैं। दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से एक मैगजीन निकलती है त्रैमासिकी, वॉइस ऑफ ओबीसी, तो यहाँ हिंदी संस्करण भी हम लोग निकालते हैं, उसके हम संपादक हैं जी। और भारत सरकार पर्यटक कार्यालय वाराणसी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ, यानी मैं संदर्शक हूँ। इसी के साथ बता दें कि मुझे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों, डिग्निटरीज के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से नेल्सन मंडेला जी 1990 में भारत आए थे, तो मुझे उनकी गाइडिंग के लिए लगाया गया था। विगत 11 और 12 तारीख को हमने एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया था। मास्टर साहब हमारे पिताजी थे, जयराम प्रसाद वर्मा जी, तो मास्टर जयराम बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया था, तो 16 टीमों ने भाग लिया था। तो इसी तरह की तमाम एक्टिविटीज से हम जुड़े हुए हैं। आपको बताया मैंने, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, खेल कूद से है जी। आपने इतने आयामों पे काम किया है, तो जैसे कोई एक पर्सन की बात करें तो अगर किसी एक क्षेत्र में वो संगीत से जुड़ा तो संगीत के लिए काम करता है, और अगर वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए काम करता है। तो आपको ये धीरे धीरे आयाम बढ़ाने की आवश्यकता क्यों लगी? नहीं, जहाँ जरूरत हुई हम उसमें ढलते गए और हर आयामों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया। सब में महारत तो हासिल नहीं, जैसे कविताएं हैं तो मुश्किल से 10, 12, 14 कविताएं हमने अब तक लिखी, और किसी खास वजह से, किसी खास मौके पर जब कोई प्रतिक्रिया हुई मन में कि मुझे कुछ लिख देना है, तो मैंने लिख दिया। तो आप मुझे मुकम्मल कवि ना समझें, लेकिन हाँ, कविताएं करता जरूर हूँ। तो आपने कविताएं लिखना कब शुरू किया? और हमारे समझ से कि ग्रेजुएशन के समय 74-75 में हमने कुछ लिखना शुरू किया। जैसे हमने गांव पे लिखा, तो गांव में पुरवट, नार, मोट और हल जोतते थे बैल, उस समय के ज़माने से, क्योंकि मैं 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। तो मेरे बचपन ये सारी चीज़ें, तो उसकी एक प्रतिक्रिया मेरे पास है, कहाँ गए मेरे गांव के दिन। इसी तरह से कभी कभी हमारे मन में होता है कि लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। तो ये सब बहुत गलत है। आदमी को ठीक है, उसका अपना व्यक्तिगत मानना है, वो धर्म का प्रयोग करे या धर्म में रहे, लेकिन इतना कुछ नहीं कि सब कुछ धर्म ही धर्म हो। तो ऐसा मेरा मानना था। उस पर मैंने कविताएं लिखी। समय का परिवर्तन हुआ और नीचे के लोग ऊपर आए और पिछड़े समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी मेरी प्रतिक्रिया हुई। तो मैंने लिख दिया कि हमें जरूर छापना। तो कहिए, तो मैं हमें जरूर छापना कविता सुना दे आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें आप, मैंने आगाह किया है, डरो बदलते हुए समय से डरो, तुम्हें डरना चाहिए, वक्त करवटी बदलने लगा है और एक नया समाज गढ़ने लगा है। प्रेम, करुणा, मैत्री वाला जाति विहीन समाज, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, किस्से, कहानियां, गल्पें, कुछ भी अतार्किक नहीं होगी इनमें। नहीं होंगे ताबीज, गंडे, अंधशेखियां, ना ही 5 उंगलियों की अंगूठियां।
समय का गतिमान पहिया, नीचे से ऊपर आती तीलियां, परिवर्तन परिवर्तन, नौ समाज, नौ गतिविधियां। हिसाब मांगने को हमारी बंद मुट्ठियां हमें परोसे अंधविश्वास और ज्यादतियां क्यों नहीं छापते, बताते अमानुषिक कृतियां। लाखों लाख कंठों से निकले प्रतिरोध के स्वर। हमारी कुर्बानियां, हमारे आदर्श, हमारी परंपरा की बातें, हमारे उपदेश तुम्हारे पास है, कलम और कई पन्नों का अखबार। लिख लो जो मन चाहे, बने रहो मालदार। गप्पें, झूठी कहानियां, मिथक आख्यान, सदियों परोसे वेद पुराण, कल्पित व्याख्यान। सीधे साधे पूर्वजों का अंधविश्वासी निर्माण अब चलेगा नहीं, और आगे ये तिलस्मी कारोबार भूलो मत। करोड़ों उठ चुके हाथ मजबूत, विभेद और मिथ्या दृष्टि होंगे निस्नाबूद। भविष्य निर्माण में जूझती हमारी पीढ़ियां, भविष्य निर्माण में जूझती हमारी पीढ़ियां, चढ़ रही सीढ़ियां दर सीढ़ियां, तोड़ जन्मों की रूढ़ियां। पढ़ने लगी हैं अपनी परंपरा का इतिहास, फॉरवर्ड प्रेस, बयान और दलित वायस। हाथों में आ चुके हैं गुलामगिरी और खट्टर काका, बुद्ध और धम्म, जाति उन्मूलन बता चुके हैं बाबा। इसीलिए समझाता हूं, छापो हमारे भी विचार, मत छापो केवल कुंभ स्नान देवी श्रृंगार। 16 पन्नों में कहीं न कहीं एक ही पन्ना सही, सुनाई दे दस्तक, जहां दिखाई दे उपस्थिति। छापना शुरू करो वंचितों की पीड़ा, जाति क्लेश, यथास्थितवादियों के उपजाए सामाजिक विद्वेष। अब रचने दो हमें एक अनूठा संसार, अब रचने दो हमें एक अनूठा संसार। लाने दो समता समानता आपसी प्यार, पढ़ाने दो कर्मणा संस्कृति का मानोचित पाठ, पढ़ाने दो कर्मणा संस्कृत का मानोचित पाठ। तोड़ने दो जन्मना संस्कृत की सड़ी गली गांठ। बेचो अखबार, करो व्यापार, हमें तो सब स्वीकार, पर मत छीनो हमसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत सुंदर कविता पढ़ी। जी पूजा, बताइए। उसका शीर्षक है हमें जरूर छापना। हाँ हाँ। तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको कम लोग महत्व दे रहे हैं? इस तरह की जो लोगों के बीच में है कि गलत चीजें हैं, लोगों को लगता है उनके हिसाब से उनके प्रतिक्रियाएं नहीं छापी जा रही हैं, उस चीजों को लेकर सब कुछ अर्थकरी हो गया है और सारे लोग व्यापार कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आरक्षण है, पिछड़ों का है, दलितों का है, या हमारे संविधान ने बाबा साहब के नाते हमको मिला, हम समझते हैं कि मीडिया में भी, हम समझते हैं कि अखबारों में भी 16 पन्ने उनके पास है, आधा पन्ना ही मुझे दे दें, लेकिन हर दिन हमारी बात को लिखें। जैसा कि मैंने उसमें लिखा है, प्रतिरोध के स्वर, विरोध का अपना महत्व है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में विरोध का मतलब है, उसी तरह से इन अखबारों में भी विरोध का मतलब है। आप अपनी बात कहते जाइए, दुनिया में प्रचारित प्रसारित करते जाइए, आपकी बात चलती जाएगी। नहीं, हमारे उस विरोध को भी आप लिखिए। तो ऐसा मैंने इसमें लिखा कि नहीं, मेरी बात तो छापो, आधा पन्ना हमको दे दो, आरक्षण दे करके आधा पन्ना में हम अपनी बात कहेंगे। जी जी। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे और कौन सी कविताएं हैं जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं? हाँ जरूर, मैं सुना रहा हूँ। पहले तो हमने आपको बताया था कि हमारे गांव के कैसे हमारा गांव बदल गया, कैसे हम लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं, और कैसे इस भाग दौड़ में जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है वो बढ़ती जा रही है, बहुत कुछ छूट जा रहा है पीछे। तो मैंने ये 1975 में हमारी ये रचना होगी, मैंने इस पर लिखा भी होगा कहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये रचना हमारी 1975 के आसपास की है। दिसंबर 76 की रचना है। तो उस रचना को मैं सुनाता हूँ। तो कल के वे मेरे दिन, कल के वे मेरे दिन, कहाँ गए मेरे गांव के कल के वे दिन। इसमें आप व्याकरण नहीं ढूंढिएगा, इसमें गांव के शब्द हैं, अभ्रंश हैं, बोलचाल की भाषा है, तो कहीं से आप व्याकरण नहीं ढूंढिएगा। मन की एक अभिव्यक्ति है जो एक युवा के मन से निकली कि अरे मेरे गांव में हो क्या रहा है, कंक्रीट के जंगल उभर रहे। कहाँ गए मेरे गांव के कल के वो दिन,
भुरहरी की सनसनाती पुरवैया और पुरवट हाँकती कुमारी की मैया, निसुआ पर चारे काटते सदे हाथ, खट 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 खट, डिबरी की मध्यम रोशनी, पतोहू के खनखनाती चूड़ियों के हाथ, चौके में पोखरी की पीली मिट्टी का लेप, सब यंत्रवत एक के बाद एक। पति के गुड़तारी बधी है बछिया, बिन सहरा जानकर चिल्लाती है मैया, चरनी पर जाते बज जाते घुघरू, लगता बिगुल फिर कर्म क्षेत्र में जाने का बज उठा, पुनः वही रात जीवन संदेश लेकर जग उठा। घरिया से घर का सुच्चा करो तेल, अंजुरी में उड़ेल, लाल लंगोट ले दौड़ता है बिटवा, डिहवा के नारे पर निर्द्वंद स्वच्छंद, बाजुओं के मछलियों के फड़फड़ाने तक लगातार साथियों संग दंड। लल्ला मियाँ को भी समय ने बदला है, बड़का पैसा की जगह लेमन जूस ने पकड़ा है। अब तो बड़का बाबू का शेर सा गला बुढ़ौती ने जकड़ा है, खोरी में पटका पटकी, कभी जीत मेरी कभी जीत तेरी। कहाँ गए मेरे कल के वो गांव के दिन। अब मौत नहीं धमकी देती, पहले हर वर्ष आकर पूजा पाती, अब कबड्डी में घुटने नहीं सरकते, उंगलियों के जोड़ नहीं खिसकते। फिर भी इन एक एक गांठों का इतिहास है, इसमें छिपे न जाने कितने हास परिहास हैं। पिताजी की साइकिल का आगे का रॉड अब मेरा भार वहन नहीं करता, अब मेरा अशांत मन शिक्षक सा उनकी अंगुलियों का संकेत नहीं समझता। टिकोरा का आनंद, अमरूद की गंध, वो चुरवा की आती पाती, वो दुलरे संग संगाती, वो मटरू, वो घुटरू, वो खंजाटी, दो अंगूर खींचो पाती, आओ खेले आती पाती। टिकोरा का आनंद, अमरूद की गंध, वो चुरवा की आती पाती, वो दुलरे संग संगाती, वो मटरू, वो घुटरू, वो खंजाटी, दो अंगूर खींचो पाती, आओ खेले आती पाती। वो बचपन की डाली, वो छिम्मी की बाली, सब कहाँ हैं, कहाँ गए कल के मेरे वे गांव के दिन। अब मलकिनियां बकरा का कान काटकर शीतला जी नहीं छोड़ते, अब कोई बहू सास से नहीं डरती, अब कोई सास सिर्फ सास नहीं रहती, अब किसी बच्चे को जम नहीं धरता, अब कोई भगत बुढ़ो को नहीं डरता, डेढ़ुआ के छू जाने का नहीं कोई खतरा, अब तो मोट को भी तेल पीने का शौक नहीं रहा। अब लोहबंदा बंद है, गड़ास नजर बंद है, अब फर्री कलैया वाले बाराती अहिराने में कम आते हैं, गदा और जोड़ी के दर्शन कम हो पाते हैं। बदलाव ने बदला है, फिर भी वर्तमान कंगला है। बदलाव ने बदला है, फिर भी वर्तमान कंगला है। कल और आज में फर्क होता है, अतीत का अपना एक करक होता है, अपना दर्द होता है। बहुत खूबसूरत। आपने गांव के परिदृश्य को पूरा सामने रख दिया इस कविता के माध्यम से। जी। और ये बहुत ही बखूबी आपने उसको लिखा है, जी, अपनी भावनाओं को। हाँ। तो 76 में आपने इस कविता को जी। तो इसके अलावा पहली ही कविता होगी शायद आपकी? हाँ, शुरुआती दौर में आपने ये कविता लिखी थी। हाँ। फिर इसके बाद आपने किन रचनाओं? हाँ, बहुत सारी रचनाएं लिखता गया, लेकिन चलिए एक हमने देखा कि लोग एयर कंडीशन में बैठ के कविताएं करते हैं। बिल्कुल, आज तो वही वो इतना सुख लेकर के जीवन को अनुभव नहीं करते। जी। तो हमने कवियों पर कविता की है। अच्छा। हाँ, जो बहुत सारी कविताएं करते हैं, हमको बहुत सार्थक नहीं लगती, तो उस पे उनके ऊपर मैंने कविताएं लिखी हैं। आओ हम प्रणाम करें जनता के कवि को, आओ हम प्रणाम करें जनता के कवि को, जो सूखे दरख्त पर तरस खाकर दो चार अल्फाज कह देता है। आवाम की हमारी तुम्हारी, चुपचाप रहो हमारे इस महान कवि के राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पा लेने तक। इन कथित सफेद कालर बुद्धिजीवियों को रचने दो कविता, और सांसों की मछलियों को पकड़ पकड़ रखने दो। लेकिन यह मत भूलो कि एक छोटी मछली मिलती है घंटों कांटे डाल, चिलचिलाती धूप में बैठे किसी मछेरे को। लेकिन यह मत भूलो कि एक छोटी मछली मिलती है घंटों कांटे डाल, चिलचिलाती धूप में बैठे किसी मछेरे को। ऐसे ही कमाए किसी एहसास को, तल कर, भून कर,
खाकर देखो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का असली स्वाद मिलेगा। बहुत सही, बहुत सही। बालों के गुलाब द्वारा कहार के कंधों के घट्टों से पूछे गए प्रश्न सभी बेमानी हैं। बालों के गुलाब द्वारा कहार के कंधों के घट्टों से पूछे गए प्रश्न सभी बेमानी हैं कि जब ये चीथड़ों में लपेटकर गरीबी का एहसास कॉफी हाउस के प्यालों में सजाकर इस महान देश को पेश करते हैं, तब मुझे याद आता है ढेर सारे भाषणों का देश जी। जिस पर दूध भात खाते कवि कविताएं करते हैं, सूखी जिस पर दूध भात खाते कवि कविताएं करते हैं, रूसी अमेरिकी मदिरा में लेखनी डुबोकर, जी। सूखी रोटी की, नंगी बेटी की, जी। और बात करते हैं सर्वहारा क्रांति की। मानसल उभारों पर टिकी हुई एक महान कविता ठंड से सिकुड़ी मुड़ी तुड़ी ठटरी की। क्या सच ही हम सुनेंगे इन्हें? आखिर कब तक? बहुत सही। बहुत सारे सवालों के साथ ये कविता है। और अंत में एक छोटी कविता मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उपलब्धियां बनाम अनुपलब्धियां। जी जीवन की क्या उपलब्धि है, उपलब्धियों की लोग परिभाषा कैसे गढ़ते हैं, जी इन कुछ पंक्तियों में आप समझ जाएंगे। जी। एक सफल आदमी, 2 मिले, 3 कारें, 4 ट्रकें, 5 कारखाने, 6 दुकानें, 7 गुंडे, 8 हथकंडे, 9 मुकदमे, 10 खरीदी डिग्रियां, अर्थात उपलब्धि। एक सफल आदमी, 2 मिले, 3 कारें, 4 ट्रकें, 5 कारखाने, 6 दुकानें, 7 गुंडे, 8 हथकंडे, 9 मुकदमे, 10 खरीदी डिग्रियां। एक असफल आदमी, मुझ जैसा, एक असफल आदमी, 2 रोटियां, 3 घुट प्यार, 4 सुकून की सांसें, 5 का सम्मान, 6 फीट की ठाव, 7 किल्लतें, 8 मिन्नतें, 9 राष्ट्रीय कविताएं, 10 देश प्रेम की कहानियां, अर्थात अनुपलब्धियां। एक अंत में पूजा जी, हाँ, बस जाड़े में मैं बैठा था धूप में, जी। तो कुछ विचार आ गए, और ये है 2010, हाँ 2010 में ये कविता है हमारी, उसको सुन लें आप। बिल्कुल। ओ गौरैया ओ बया तुम सब कहाँ हो, ओ गौरैया ओ बया तुम सब कहाँ हो, अब पिछवाड़े पाखे में तुम घोंसला नहीं लगाती, अब पिछवाड़े पाखे में तुम घोंसला नहीं लगाती, क्यों रूठ गई सबके सब। मुझे याद है बचपन, 2 मंजिली नीड़, उसमें चींची करते माँ को बुलाते अकुलाते बच्चे, पंख आते ही अनंत में उड़ने को आकुल व्याकुल। कौन सिखाता था बुनना ऐसे अद्भुत आशियाने, कौन सिखाता था बुनना ऐसे अद्भुत आशियाने, हर माँ ऐसे ही करती है शायद, देखा नहीं स्वेटर बुनते जाड़े की धूप में आंगन में बैठी शिशु जनने वाली किसी माँ को। ऊर्जावान शिक्षिका सी सिखला जाती थी सब कुछ, नन्ही सी फुदक फुदक कर मातृत्व की गरिमा, कला की महत्ता, माँ की ममता, बुनकर की कुशलता, बहुत कुछ सब कुछ। बस डरता हूं कि तुम जैसे खो गई ना गुम हो जाए तुम्हारी तरह नारी में रची बसी ममता दुलार प्यार की भावनाएं, बदलते परिवेश में माँ की संवेदनाएं। बहुत बहुत खूबसूरत। आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी और बहुत अपने स्वरचित कविताएं सुनाई, और जो कि सभी के लिए एक प्रेरणादायी है और गांव के प्रदेश से जुड़ा हुआ है और कुछ सवालें भी खड़ा करती हैं। आपने हमारे चैनल को ढेर सारी जानकारियां दी, साथ ही आपने कविताएं सुनाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने अशोक आनंद जी के एक आयाम के बारे में बात किया है। आने वाले दिनों में इनके सभी आयामों के बारे में धीरे धीरे आपसे रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए, तमाम लोगों से परिचित होने के लिए देखते रहिए गांव के लोग चैनल। धन्यवाद।